जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट 11 है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित होता है। तो देखिए, जो कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है, इसमें जो है इसका जो आंसर रहेगा बांग्लादेश रहेगा। इसके बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है बेसिकली बहुत सारे देशों से होती है। तो इसमें अगर आपको इस तरीके से मिलता है इंड और इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, तो आपको यहाँ पे बांग्लादेश नहीं टिक करना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंडोनेशिया टिक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली मैं इसको गलत कहूँगा। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है कई सारे देशों से होती है जिसमें इंडोनेशिया शामिल है। अगर इंडो आता है तो आपको इंडोनेशिया पे टिक करना है। इसके अलावा अगर आपको मिलता है इंड और फिर थाई, IND और डैश थाई मिलता है तो आपको थाईलैंड टिक करना है। IND थाई कॉर्पोरेट अगर आ जाता है तो आपको थाईलैंड टिक करना है, क्योंकि थाई से मतलब थाईलैंड है, इंड से मतलब है इंडिया। तो ये यहाँ पे होगा। लेकिन आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती इस तरीके से, सिर्फ कॉर्पोरेट लिखा हुआ मिलता है तो आपको बांग्लादेश टिक करना है। देखिए, अब इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आपको चैनल के जो वीडियोज़ हैं उसमें मिल जाएगी। उसमें जो 2022 की सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सारी एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड हैं, आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। उसमें किस देश के साथ में हुई है, कब हुई है, कहाँ पे हुई है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एक क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल सकता है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, PM कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए, आपको लगेगा कि ये, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बताऊँगा। 2019 में ये प्रारंभ की गई। अब आपको लगेगा 2019 का क्वेश्चन है ये, तो 2019 का करंट अफेयर्स है। तो देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा कि पीछे से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार जो है लॉन्च कर दी गई और इनका फिर जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता है। PM कुसुम योजना जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये चर्चाओं में चलती रहती है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज के जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स से रिलेटेड PM कुसुम योजना भी है। अब देखिए, PM कुसुम योजना से एक तो जो प्रारंभ का वर्ष है वो आ सकता है, सेकेंडली क्या आ सकता है, कुसुम योजना की फुल फॉर्म आ सकती है। तो कुसुम की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, इंग्लिश जो शब्द है उससे लिया जाएगा। K फॉर आ जाएगा किसान, U फॉर आ जाएगा ऊर्जा, S फॉर सुरक्षा, U फॉर उत्थान और M फॉर महाभियान। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, किसान, ऊर्जा, सुरक्षा और उत्थान, महाभियान। तो PM कुसुम जो है एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप याद कर लेंगे, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो देखिए, किसने प्राकृतिक कृषि को क्या किया है, एक तरीके से बढ़ावा दिया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मसानोबु फुकुओका जो है एक जापानीज फार्मर है और इन्होंने नेचुरल फार्मिंग है उसको एक तरीके से बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय का मतलब है बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जो बेसिकली क्या हो जाए, विघटन हो जाए और जो है एक तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके द्वारा विघटित हो जाता है। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा, प्लास्टिक तो नहीं होती है, पॉलीथीन भी नहीं होती है, पारा भी नहीं होता है, और इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रबड़ रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से ऑप्शंस मैं कहूँगा ईजी दे रखे हैं, ये आपको एग्जाम में थोड़े से एक डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हमारा अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद में 5 साल में 1997 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये क्योटो में हुआ था, क्योटो जापान में ये किया गया था। और देखिए, इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसके आंसर को आप मार्क कर लीजिए। क्योटो में ये हुआ था, क्योटो में देखिए दिसंबर 1997 में किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो लागू हुआ 1997 में, तो ये क्या हुआ था, एक तरीके से इस पे जो ये सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क बना वो जब लागू हुआ तो उसकी डेट थी फरवरी 2005। अब आप सोचेंगे कि इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए क्या था, 55 प्लस जो है कंट्रीज़ को इसको रेक्टिफाई करना था, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए बहुत टाइम लगा इसको रेक्टिफाई करने में। इसका जो रीज़न है उसकी वजह से, रीज़न क्या है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस करनी है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस करनी है, उसके लिए आपको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रुके इन नॉर्म्स की वजह से। प्रकृति जो है एक बार को उसका नुकसान हो जाए, लेकिन पहले आदमी या कोई भी देश देखता है कि हमारी
इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए इसको काफ़ी टाइम लगा। इंडिया ने भी 26 अगस्त 2022 को इसको रेटिफाई किया था, इसको जो है रेटिफाई किया था इंडिया ने भी, और इंडिया ने भी काफ़ी लेट किया। इसके बाद में देखिए कुछ देश तो ऐसे हैं जो जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया ही नहीं था, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया और रशिया हो गया। रशिया ने बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया था काफ़ी टाइम बाद में। तो देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसको जो कराने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया था वो UNFCCC द्वारा किया गया था। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखिए जो आ सकता है, वो क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन कौन सी है। अब देखिए ये कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल आप इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा ये कि क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक तो है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड जो है CH4 मतलब मीथेन हो गया आपका, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो N2O आप कर लेंगे, ये कहीं पे लिख लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। एक होता है HFC जो हाइड्रो फ्लोरोक्लोरोकार्बन होता है, तो उसको आप लिख लेंगे। एक क्या होता है PFC होता है पर फ्लोरोकार्बन, और एक जो है SF6। तो ये देखिए 6 चीज़ें हैं। HF6 से जो 6 आ रहा है तो उससे भी आप एक बार को याद कर सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 6 जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। SF6 की फुल फॉर्म है SF6 की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो SF6 भी इसमें आती है, तो आप बिल्कुल इसको कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़रूर। 6 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए सही सुमेलित पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में क्या है कि नहीं है। तो जो इसका आंसर है बेसिकली कौन सा रहेगा, सही आंसर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है। और देखिए इसके सही आंसर से मैं आपको बता देता हूँ, सी तो सही आंसर है ही, अलग जो बाकी A, B और D ऑप्शन है उसमें महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है। राजा जी जो है वो कहाँ पे है, राजा जी उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये देखिए 3 बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है राजा जी। इसके बाद में देखिए जो आपका D ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है जबलपुर में नहीं है, ये भोपाल में स्थित है, ये जो है भोपाल में स्थित है, MP के भोपाल में। तो आप इसको बिल्कुल कहीं पे नोट कर लेंगे, इसको ध्यान देंगे आप। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिजोरम में स्थित फानबग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भी एक आध क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो फांग पुई जो नेशनल पार्क है, फांग पुई नेशनल पार्क, वो बेसिकली कहाँ पे है, सॉरी उसका जो नाम रहेगा दूसरा वो क्या रहेगा, नीला पर्वत उद्यान। इसको क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन पार्क भी कहा जाता है। 1992 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया था, और ये काफ़ी छोटा है, 50 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में ये फैला हुआ है। और देखिए ये जो है एक तरीके से म्यांमार की सीमा से और जो चीनी पहाड़ियाँ आती हैं, जो चीन पहाड़ियाँ आती हैं उनसे जो है एक तरीके से घिरा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम याद रखिए कि नीला पर्वत उद्यान इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये मिजोरम में स्थित है। इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखिए कुछ आचार्य दिए गए हैं, आचार्य दिए गए हैं और इनके सिद्धांत हमें बताने हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फिर से मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ भारतीय जो संस्कृति है उसकी विशेषता है जो हमें सिलेबस में दिया गया है, वहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन एक बन सकता है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा वो मैं आपको सही बता देता हूँ। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो लकुलिश जो है वो बेसिकली पाशुपत से रिलेटेड है, जो लकुलिश है वो पाशुपत से रिलेटेड है। पाशुपत बेसिकली क्या है, जो कश्मीर सैविज्म की बात करते हैं, पाशुपत उसमें बेसिकली शिव की एक तरीके से आराधना होती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। नागार्जुन ने जो सिद्धांत दिया था, तो नागार्जुन बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, शून्यवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था कि सभी चीज़ें क्या है, शून्य है। और भरतबाहु ने कौन सा दिया था, भरतबाहु जैन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जैन पे सिद्धांत दिया था। घोषाल ने जो है आजीविक सिद्धांत दिया था। आजीविक सिद्धांत में क्या होता है कि आपके पास में और जीवक, आजीवक का मतलब बेसिकली क्या है कि कोई जीव नहीं, कोई सोल नहीं है आपकी बॉडी में। तो ये इस तरीके का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो कूट रहेगी, जो ऑप्शंस रहेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही। आप इसको सही से मैच कर लेंगे, मैंने बता भी दिए। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 रहेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है।
तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में आप बिना हथियार और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के स्वतंत्रता के रूप में कौन सा नहीं आता है। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो, कि जो आपके राइट टू फ्रीडम है उसमें कौन कौन सा नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा इसमें से ऑप्शन में से। तो ये नहीं आएगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो ये कुछ ऐसा इसमें सेंस नहीं बन रहा है। बाकी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना इसमें आता है, आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसमें इकट्ठा हो सकते हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है 19 आर्टिकल, 19 आर्टिकल का सब क्लॉज 1A1 जो है, 1 का भी ख जो है। तो इतने आपको याद नहीं रखने, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। आप 19 का 1 तक याद रख सकते हैं, 19 के 1 तक जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 19(3) के साथ में 19 जो 3 है वो क्या बताता है, वो बताता है कि शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर जो है आप एक तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, यही बताने की कोशिश की जा रही है। सी क्वेश्चन क्या है, सी ऑप्शन है, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके लग सकते हैं, जो भी कुछ तरीके की इस तरीके की जो है कंडीशंस आ जाती हैं उस टाइम पे आपकी जो कुछ अधिकार हैं वो क्या हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सारी बातें सही हैं, बी, सी और डी। जबकि घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये जो है थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव आता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा क्या है, परमानेंट हाउस नहीं होता। वो क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं ना कि सरकार गिर गई, तो ये अविश्वास प्रस्ताव भी एक उसका तरीका है। और इसमें कितने सदस्य शामिल होने चाहिए लोकसभा के, तो इसमें एटलीस्ट 50 सदस्य होने चाहिए। आप पहले अविश्वास प्रस्ताव को तभी चला सकते हैं जब 50 MPO के जो है साइन उस पर होंगे, तभी आप जो है उस चीज़ को आगे चला सकते हैं। अब देखिए ये जो आता है किस चीज़ में आता है, जो कोड जो प्रोसीजर होता है लोकसभा प्रोसीजर संचालन संबंधी नियम होते हैं, उसके 198वें नियम में ये आता है। तो आप इतना याद नहीं रखेंगे, बस याद रखना है कि कितने सदस्य होते हैं, 50 सदस्य होते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो कब की जा सकती है, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि भाई हमें हमारी एक लोक सेवा आयोग बना दो, हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से, तो वो हो सकता है। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो देखिए सांसद विधि द्वारा ये बनाया जाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 315 ये आपको थोड़े से याद कर लेने हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, UPSC वगैरह से रिलेटेड रहेगा। तो इसका जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा जो है लिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो मान लीजिए जहाँ पे 2 सदन है तो दोनों सदनों को करना पड़ेगा, और जहाँ पे जो है बेसिकली क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पे विधानसभा को अकेले को करना पड़ेगा। इसके बाद में जब वो पारित कर देंगे तो सांसद जो है, पार्लियामेंट जो है हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट, उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि मतलब लॉ द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल इसकी थ्योरी है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। आप देखिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो देखिए मेक इन इंडिया काफ़ी अपने आप में बहुत ही बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, और अभी भी पूरा एक तरीके से प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, सितंबर 2014 में। तो देखिए सितंबर 2014 में इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन या इनोवेशन पे काम करना है, जिससे कि हम जो वर्ल्ड लेवल पे खड़े हो सके। तो एक आपने शेर देखा होगा, उसमें काफ़ी सारे चरखे से लगे हुए होंगे, वो इसका क्या है, एक तरीके से इसका लोगो है। इसके बाद में देखिए संगम योजना का उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना जो है उसका उद्देश्य है बेसिकली विकलांगों की सहायता। तो इसमें 15 अगस्त 1996 में आरंभ किया गया था ये। और कई बार जो है इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इतने पीछे जाके भी। तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस थोड़ा एक आध क्वेश्चन पे आपको देखिए कॉमन सेंस भी चलाना पड़ेगा। 30 के 30 क्वेश्चन सभी को किसी को नहीं आते हैं, तो आपको एक आध क्वेश्चन में अगर आपको जो है अपना रिस्क लेना ही पड़ेगा। और ये देखिए कैलकुलेटिव रिस्क उसको कहेंगे, आपने और योजनाएं भी पढ़ी होंगी, उसके बेसिस पे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। संगम योजना, शुद्ध पानी की व्यवस्था, और ये सारी चीज़ें नहीं है। इसमें जो आंसर रहेगा
वो रहेगा कि विकलांगों की सहायता के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो देखिए पहला जो राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा ये किस राज्य में बनाई जा रही है, किस राज्य में है? तो बेसिकली ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मणिपुर। मणिपुर में ये बनाई जा रही है और मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में इसको बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लैश करता है बार बार कि मेजर ध्यानचंद जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है मेरठ के लिए वो क्या है? तो वो बेसिकली देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली। वो क्या है? वो स्टेट विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी है जो मेरठ में बन रही है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा और शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बिल्कुल आने की पूरा दम रखता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो कमीशन है ये कौन सा कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी थी कि अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा शोध को उच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये जो कहा गया था ये कोठारी कमीशन द्वारा किया गया था। तो आंसर जो रहेगा इसका डी रहेगा, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में बता दूं मैं 1964 में ये गठित हुई थी। 1968 में जो है पहली शिक्षा नीति आई थी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है इसमें कही थी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में। तो इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको कमर्शियलाइज कर दिया जाए, उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। उन्नत अध्ययन केंद्र मतलब जो बेसिकली IITs वगैरह हैं उनको और ज़्यादा उनको सुदृढ़ बनाया जाए। और शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान, कृषि वगैरह के बारे में जो बात की गई थी विश्वविद्यालयों के बारे में, वो इन्होंने की थी कोठारी कमीशन ने। और नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की जो शिक्षा है उसके लिए भी इन्होंने बात की थी। तो देखिए कुछ चीज़ें मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताई थी, इससे पहले जो टेस्ट था कोठारी कमीशन के बारे में, और कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें से आप बताएंगे कि जो है त्रि लैंग्वेज मतलब त्रिभाषीय जो फॉर्मूला था वो कौन सी कमीशन ने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। तो बेसिकली देखिए ये किसकी बात हो रही है? क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। तो देखिए बेसिकली इसमें इंट्यूशन की बात हो रही है, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, इंद्रियानुभाविक का मतलब है इंट्यूशन की बात हो रही है। और इसमें शोध का जो प्रतिभागी है उसके दृष्टिकोण पर बल देता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के इंट्यूशंस पे, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे और इंडिविजुअल के दृष्टिकोण पे काफ़ी निर्भर करती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डेटा पे ज़्यादा बेस्ड होती है। तो इसमें जो कथन एक है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक किसी भी रिसर्च में दोनों यूज़ नहीं हो सकते और न ही ये वांछनीय है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक रिसर्च में देखिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है और होता भी है काफ़ी हद तक। और देखिए ये वांछनीय भी है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को हमें जो है एक उसमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, एक बैलेंस करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रूप से भी हम देख रहे हैं और फैक्चुअल रूप से डेटा के रूप से भी हम उसको देख रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 16 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो कथन 2 बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो देखिए कौन से आंदोलन के दौरान बना था ये वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत? ये बना था बेसिकली स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 के दिन ये प्रभावी हो गया था, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और उसके बाद में देखिए पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सुबह को लोग उठे और उन्होंने क्या किया? गंगा में स्नान किया। उसके बाद में वो जस्ते मतलब एक साथ इकट्ठे होकर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाने लगे और इसी से वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। और उन्होंने देखिए एक दूसरे को राखी बांधी और अंग्रेजों को ये संकेत देने का कोशिश किया, संदेश देने की कोशिश की कि हमको आप कितना भी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, फिर भी हम एक ही हैं। तो राखियाँ बांधी गई थी इस दिवस पे। इसके बाद में देखिए जो स्वदेशी आंदोलन इससे कैसे मैच करता है? स्वदेशी आंदोलन उसी के प्रभाव में शुरू किया गया था जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारे जो फॉरेन प्रोडक्ट थे, जो विदेशी प्रोडक्ट्स थे, कपड़े वगैरह बहुत मात्रा में जलाए गए थे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक स्वराज?
तो देखिए स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे, मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल थे, CR दास भी बिल्कुल थे, NC केलकर भी देखिए इससे ही शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। तो इसलिए जो आंसर होगा इसका संबंधित नहीं पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। और देखिए राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे और वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे बिल्कुल भी। अब देखिए स्वराज पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी के बनने के जो एक दो कारण मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक तो था कि जो गांधी जी ने चौरी चौरा को देखते हुए जो बंद कर लिया था आंदोलन, जो बेसिकली तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड को देखते हुए, एक तो ये उससे क्या थे, थोड़े से उसके अपोज में थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था गांधी जी को। और दूसरा जो है, जो मेन कारण जो मैं कहूँगा वो था कि इन्होंने कहा था कि हमें काउंसिल्स में आना पड़ेगा, वापस जो है काउंसिल्स में आना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, एक तो ये दिखा सकेंगे कि काउंसिल्स में डेमोक्रेसी नहीं है, जो अंग्रेजों ने काउंसिल्स बनाई हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, और दूसरा जो है उसमें रह के, काउंसिल्स में रह के ही वो काम करेंगे। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद और ये जो महात्मा गांधी वगैरह थे, पहले तो इनसे जो है सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में वो इनसे स्वराज पार्टी की जो अवधारणा थी, स्वराज पार्टी के जो एम्स थे उनसे सहमत हो गए थे। इसके बाद में देखिए 19वां क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रांसक्वलिटी। तो सी ऑफ ट्रांसक्वलिटी किसको कहा जाता है, कहाँ पर है, सॉरी, तो ये जो है चंद्रमा पर है, ये चंद्रमा पर है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सी ऑफ ट्रांसक्वलिटी या लूनर मेयर जो है, इस तरीके से चंद्रमा पर काले धब्बे वाला क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रांसक्वलिटी या शांति का सागर के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए इस पे जो सबसे पहले कदम रखा था वो जो अपोलो 11 मिशन किया गया था अमेरिका द्वारा 1969 में जो मिशन भेजा गया था अमेरिका द्वारा अपोलो 11 के नाम से। तो आपने नाम सुने होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन का नाम जो सुना था। तो फर्स्ट इन्होंने कदम रखा था इस साइड पे, जो काले धब्बे वाला क्षेत्र है वहाँ पे कदम रखा था आर्मस्ट्रॉन्ग ने और एडविन एल्ड्रिन ने। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, किसी तरीके से भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए कौन सा प्रपात मतलब बेसिकली वाटरफॉल जो है इसमें से नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है भालकुंड। भालकुंड जिसको राहतगढ़ जलप्रपात के रूप से भी जाना जाता है, ये नर्मदा रिवर पे नहीं है, ये है बीना नदी पे, ये बीना नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा जो अन्य है, कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट, ये सब किस पे है, नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति कहलाती है। तो देखिए बेसिकली जहाँ भी आपको इस तरीके के शब्द मिल जाए ना, स्वतंत्र परिमार्जक या आश्रित, तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, फ्री, वेरिएबल्स वगैरह जो हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगी। इसका सीधा सीधा सा आंसर होता है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति का मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसमें जो है जो नियंत्रण होता है बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी में होता है और उसके द्वारा ही कारणात्मक संबंध इसमें स्थापित होता है। तो देखिए ये आप एक शॉर्ट ट्रिक सी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे आपको मिल जाए तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होगी मोस्ट प्रोबेबली। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब है बेसिकली, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन देखिए जो हम अभी काम कर रहे हैं ना, जो ये मैं आपसे जैसे एमसीक्यूज करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिया मैंने, 4 ऑप्शन है, तो ये बेसिकली इसी का उदाहरण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का, कि मैंने किसी टीचर ने जो है एक क्वेश्चन पेपर बनाया, उसमें एमसीक्यूज दे दिए, इसमें से आप एक चूज कर लेंगे कोई भी आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा विश्वसनीय और वैधता दोनों। इसकी विशेषता रहती है विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो देखिए ये इसके विशेषताओं में आता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं में आता है। और इसमें देखिए और क्या विशेषता हो सकती है, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें एक तो देखिए निबंध परीक्षण की तुलना में जवाब देने में काफ़ी कम समय लगता है। देखिए आपको क्या किया, आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपने तुरंत टिक कर दिया एक ऑप्शन पे, तो समय जो है आपको कम लगेगा और आप जो है निष्पक्ष और आसानी से स्कोर किया जा सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो इसकी विशेषताएं, और भी बहुत सारी विशेषताएं, और इसकी जो अविशेषताएं हैं, जो मतलब एक तरीके से नेगेटिव्स हैं, वो क्या है कि इसमें एक तरीके से व्याख्या के रूप में नहीं लिख सकता, जो छात्र है वो व्याख्या के रूप में नहीं लिख सकता। और कई बार जो है ना, जो आप कह देते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क, जिसको तुक्का कहा जाता है, तुक्के वाली चीज़ भी इसकी विशेषता नहीं होगी। तो कई बार तुक्के के साथ भी, मान लीजिए किसी को आंसर बिल्कुल ही नहीं पता, आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से आंसर नहीं पता था, लेकिन तुक्के से आपने डी लगा दिया है,
तो वो आपका सही हो गया। तो इसमें ये एक इसकी क्या नहीं है, ये नेगेटिव भी है, विशेषता नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर से क्वेश्चन बन सकता है आईसीटी में, काफ़ी चर्चाओं में रहता है डिजिटल हस्ताक्षर, बहुत कम लोगों को पता भी होता है इसके बारे में, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा निजी कुंजी का। तो आज देखिए मैं डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, एक स्टैंप मान लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को भेज रहे हैं और आपने उस पर उस पर क्या है आपके डिजिटल हस्ताक्षर हैं, तो एक स्टैम्प होगी कि ये ऑथेंटिक है, ये क्या है जो भेजा है जिसने वही चीज़ है और इसको ऑल्टर नहीं किया गया। इसको ऑल्टर मतलब एक तरीके से इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। तो इसमें क्या होता है कि निजी कुंजी द्वारा, निजी कुंजी मतलब एक प्राइवेट की द्वारा इसको कोडेड कर दिया जाता है, कोडेड या एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। वो डॉक्यूमेंट जो है आपका ईमेल भी हो सकता है और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, मान लीजिए जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह आपको भेजे जाते हैं, तो उसमें भी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें प्राइवेट की द्वारा उसको कोडेड कर दिया जाता है और उससे क्या होता है कि उसके बाद में जब जिसको प्राप्त होता है तो वो एक पब्लिक की द्वारा उसको क्या कर लेता है, डिक्रिप्ट कर लेता है, रिसीवर जो है डिक्रिप्ट कर लेता है और उसकी वैलिडिटी को चेक कर लेता है। तो देखिए इसको आप, मुझे लगता है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या करना है, स्टैंप लगा दिए और स्टैंपिंग से ये पता चल जाता है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और आप कहीं पे ईमेल भेज रहे हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उनमें ये प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कोई बन सकता है। 24 देख लेते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। देखिए ये एक बेसिकली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और एक बाइट बना होता है। बाइट किससे बना होता है, तो बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। तो देखिए एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होती हैं कि नहीं होती हैं, 8 बिट होती हैं कि नहीं होती हैं, उसी को हिंदी में द्विआधारी अंक कहा गया है। इसके अलावा देखिए और क्या आपसे पूछा जा सकता है, और ये देखिए नंबर सिस्टम इसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ये इसकी कार्य प्रणाली होती है, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी के बेसिस पे क्या करता है, स्टोरिंग करता है, ये किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। मान लीजिए आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिया, आपने लिखने को दे दिया राम लिखने को दिया कंप्यूटर को, तो उसने बिट की फॉर्म में इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसके अलावा आपने कोई बड़ी सी फाइल दे दी, कोई वीडियो दे दी 5, 6, 7 GB की, तो उसको फिर ये उसके हिसाब से बाइट में या किलोबाइट में या मेगाबाइट में, सॉरी आपने अगर GB की दी है तो GB में ही करेगा, आपने MB की दी है तो MB की करेगा। अब इसके बारे में आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 8 बिट में एक बाइट होता है, आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे अगर आपको नहीं पता तो। 1024 बाइट में, अब देखिए 8 बिट में बाइट होता है, एक BITE होता है। 1024 बाइट में क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। उससे आगे जो है फिर तो कहेंगे कि जो आपका जो है लक एक तरीके से जो एग्जाम देंगे उनका खराब कहूँगा मैं। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से कथन सत्य हमें छांटना है, तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसके ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। आपका ईमेल पता आपके ESP के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है और इसके पहले @ चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है। तो बेसिकली देखिए क्या कहा गया है कि ईमेल में क्या होता है, ईमेल पते में क्या होता है। ईमेल पते में आप सीधा कर लीजिए कि आपने कोई भी अपना नाम हो गया आपका @ और फिर डोमेन का नाम होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, @ उससे पहले @ चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है और बाद में क्या है ISP के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम है। तो जो भी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम, मान लीजिए Gmail, outlook.mail, इस तरीके से rediffmail.com, इस तरीके से आपको मिलेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जून 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो भारतीय मतलब इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो पहला स्क्वैश कोर्ट है उसका उदाहरण कहाँ पे किया गया, तो इसका जो उदाहरण किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है इंडिया गेट के पास में, उसमें जो है इसका उद्घाटन किया गया। जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद और केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा। आपको बस इतना ही याद रखना है, जून 2022 में कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया उधमपुर आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा, और जितेंद्र सिंह जो है अर्थ साइंसेज वगैरह के हमारे
बेसिकली क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। इसके बाद में देखिए 28 क्वेश्चन है, मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए 25th इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है राजीव कुमार बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुशील चंद्र, तो ये 24वें थे सुशील चंद्र, 25वें बने हैं राजीव कुमार। पहले कौन थे ये आपको याद रखना है, सुकुमार सेन। और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो देखिए सिम का पूरा स्वरूप क्या है, ये है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। इसको क्या किया जाता है, जो भी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जो है उस पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की जानकारी संचित रहती है। तो जो भी सब्सक्राइबर होता है, मान लीजिए मैंने अपने नाम पे सिम लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव्ड है और वो फिर आपके EMEI नंबर से मैच होके फिर आपके ऑपरेटर के थ्रू आपकी बातचीत होती है। तो वो सारी प्रक्रिया चलती है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, OMR का तात्पर्य है। तो देखिए OMR का तात्पर्य जो है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। OMR शीट जो है आपकी चेक होती है, आप एग्जाम देंगे इसकी OMR शीट भी चेक होगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ए ऑप्शन जो रहेगा सही रहेगा, या ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी सही रहेगा। तो दोनों ही ऑप्शन जो है सही है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, दोनों ही सही ऑप्शन रहेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस में जो भी OMR डिवाइस है उसकी सहायता से, मान लीजिए आपकी जो OMR शीट है, आपने 1 के आगे ये गोला लगा दिया B ऑप्शन पे, 2 क्वेश्चन के आगे जो है D ऑप्शन पे लगा दिया, तो जो OMR रीडर रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर रहेगा, वो आपके इन मार्क्स को पढ़ लेगा कि ऑप्शन जो है ऑप्शन ए पे या बी पे इसने टिक लगाया, सेकंड क्वेश्चन में डी पे लगाया, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह के बेसिस पे चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल एक अच्छा टेस्ट में कहूँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गया, लेकिन आपको कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से मिलेंगी आपके एग्जाम में। तो इसलिए जो है आप अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको बिल्कुल डीपली देखें और वहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये आप थोड़ा सा कंसिडर किया कीजिए और इसके साथ में मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को अच्छा रखें। थैंक यू।